शुरू करता हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जो लगातार ये मुद्दा आप देख रहे होंगे कि उठ रहा है। सिंगर जिस पर कई संगीन आरोप थे बलात्कार के, और सबकी उम्मीदें हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय पर होती है, और मैं किसी न्यायालय पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब सरकार और सीबीआई कोई संस्था ही प्रभावित हो जाए चार्जशीट में या किसी भी अपराधी बलात्कारियों के खिलाफ सही समय पर लॉयर नहीं रखने और अपना पक्ष सही नहीं रखने पर, तो उसमें न्यायालय का बहुत दोष मैं नहीं मानता। हाँ, ये बात सही है कि बहुत उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से अब बच गई। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा बहुत उम्मीदें, 90% तक उम्मीदें कोर्ट से नहीं बची है। अभी एक और अंकिता चौधरी के बलात्कार करके मार दिए गए हैं जिसमें बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी का नाम आ रहा है। वैसे मैं बार बार कहता हूं कि लगातार आप देख रहे होंगे अमेरिका और पूरी दुनिया, बिल गेट्स से लेकर के बहुत सारे मंत्री, संतरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का नाम किस तरह 14 साल के कम उम्र की बच्चियों के साथ सेक्स रैकेट में सेक्स में आ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति का, बहुत सारे मंत्री संतरी का, और लगातार नेता पदाधिकारी की लगभग ये फितरत रहती है, फौरन देखना, ये सारी चीजें। लेकिन जो घटना घटित हमारी बच्ची के साथ जो न्याय नहीं मिला, उस पर जब मणिपुर में 10,000 भीड़ के सामने बच्चियों का बलात्कार किया गया, तब जब इस देश में क्रांति नहीं हुई, तो इस देश में कुछ भी संभव नहीं, असंभव कुछ भी नहीं होना। जब इंडिगो जैसी चीजों पर जब देश कैद हो गया, और जब एक मोनोपोली करने वाली संस्था इंडिगो को जब कोई भी नेता चैलेंज नहीं कर सके और हम कैद हो गए, गुलाम हो गए, हमारा देश गुलाम हो गया, पूरी दुनिया रुक गई, लेकिन इंडिगो पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पापियों के देश में हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, ये अजीब सी कहानी। तो इसीलिए आप सोचिएगा कि क्या इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा की बात करने वाला क्या किसी दल में, किसी नेताओं के बीच बेटियां सुरक्षित है, माँ और बहनें सुरक्षित है? इसको जरूर सोचिए। ये मेरा आपसे आग्रह। बच्चे सुरक्षित नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर कीमत पर जो घटना घटित हो रही है, खास तौर पर जनप्रतिनिधि के द्वारा, जिम्मेदार आदमी के द्वारा, उस पर जरूर आप आवाज उठाएं। ये मेरा आपसे उम्मीद है। दूसरी तरफ आप लगातार देख रहे हैं, और शुरू से खास तौर पर बिहार और यूपी झारखंड के लोगों पर तो हमला होता ही रहा है। उत्तर भारतीय हिंदी बोलने वाले लोगों पर जिस तरीके से हमले हुए और लगातार हुए, इसके पहले राज ठाकरे और बीजेपी जो एक दल से चुनाव लड़े थे, आज राज ठाकरे जी और उद्धव भाई कटोगे तो बटोगे, और बटना नहीं है। और कुछ लोग गलत तरीके से, एक पांडे ने कहा कि बटो या मिटो या मिलो, मरना तो तय है। ये जो नफरत की राजनीति उत्तर भारतीयों के, हिंदी बोलने वालों के खिलाफ, हमारे अपने लोग भी उससे बांटते हैं, उससे अलग थलग करते हैं समाज में, तो बहुत दुख पहुंचता है। कभी गुजरात में लगातार हमारे उत्तर भारतीय लोगों और खास तौर पर बिहारियों को गाली दे करके, मार के, काट के, फेंकवा करके, और उसके बाद बिहार भेज देना। एक तो जो कोरोना में हुआ हम लोगों के साथ पूरे देश में, हमने खुद आंख से देखा। लेकिन जो महाराष्ट्र में हो रहा है अभी, जो स्थिति, जो माहौल बनी हुई, मुझे उम्मीद है उद्धव ठाकरे जी से, और कांग्रेस तो खैर हमेशा संविधान और कानून को लेकर के चलती है, और देश में संघीय व्यवस्था और जो सर्वधर्म संभाव है, वसुधैव कुटुंब सार्वभौम है, कांग्रेस उससे अलग नहीं होती। कांग्रेस अपनी विचारधारा मानवीय मूल्यों से चलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि उद्धव जी, आप जब दोनों भाई एक हुए हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर भारतीय हिंदी बोलने वाले लोग भी आपके पार्टी के संरक्षक। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर
उत्तर भारतीय लोगों के सम्मान का ख्याल करेंगे। राज ठाकरे जी से इस जन्म में क्या 7 जन्म में मैं ये उम्मीद नहीं करता। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। राज ठाकरे जी सिर्फ गोबर टाइप के लोग, मैं उनसे डरता भी नहीं, किसी से नहीं डरता हूँ। यदि इस तरह समाज को बांटने की कोशिश हुई और लगातार बिहारियों को, यूपी के लोगों को नफरत का आधार बनाया जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल के विचारों के लिए सही नहीं हो, और न ही मेरी मानवीय मूल्यों के लिए सही हो। लगातार उत्तर भारत के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो नफरत नहीं चाहते, वो लड़ना नहीं चाहते। जो उत्तर भारत और खासतौर पर बिहार के लोगों के भीतर मरने का भी जज्बा है और अपनी हिफाजत करने का भी जज्बा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम गीता, कुरान, बाइबल, रामायण ग्रंथ को मानने वाले लोग हैं। हम मोहब्बत से चलने वाले बिहार के लोग हैं, उत्तर भारत के लोग। आप अपनी भाषा का सम्मान कीजिए। मैं भी मराठियों का सम्मान करता हूँ, गुजरातियों का, साउथ के भाषा का, कन्नड़ का, उड़िया का, अंगिका का, भोजपुरी का, मिथिला का, मैथिली का, मगही का। हम लोग भी अपने अपने भाषा का सम्मान करने का अधिकार सबको है, और अपने अपने अधिकार की रक्षा करने का भी अधिकार सबको है। लेकिन संविधान जिन बिंदु को ध्यान रखता है, जो बात है, उसका जरूर ख्याल रखें। यदि आप इसी तरह अपने सियासत और सत्ता के लिए, जो बीजेपी करती है, नफरत का आधार बांधती है, हिंदू मुसलमान करती है, कमजोर तबकों को बांटती है, कभी आरक्षण नौकरी खत्म करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है, कभी एसआईआर के नाम पर संविधान को मिटाना चाहती है, कभी दलित, अत्यंत पिछड़ा, गरीबों के और आम लोगों के नेतृत्व करने वाले को मिटा देना चाहती है लगातार। वैसे तो अब तो बीजेपी और नरेंद्र भाई मोदी जब आरएसएस को मिटा रहा और आरएसएस को औकात बता दिया, तो वो तो सियासत के लिए इस देश को टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है, बांट सकता है। तो जो स्थिति बीजेपी की है, वो स्थिति यदि उद्धव भाई आपकी भी, आपके साथ रहने वालों की होगी, तो दुख तो पहुंचेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार, यूपी और हिंदी बोलने वाले लोगों पर कोई आंच ना आए। ऐसा आने से हम लोग चुप नहीं बैठे। हम संविधान के दायरे में लाके आवाज उठाएंगे। 31 जनवरी से जो सदन आ रहा है, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम पर्सनली पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत होगी तो बिहार और यूपी को के सम्मान के लिए बम्बई जाना होगा तो वहां भी जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। अपने साथियों, मराठी, हिंदी भाई भाई, जो यही गुजराती, मराठी, मैं मानता हूँ कि आज देश गुजरात बन गया। 2, 4, 5 गुजराती मिलके पूरे देश के सब कुछ को समाप्त करने में लगा। हवा, आकाश, धरती, जमीन, पानी, गगन, क्षितिज, सब पर गुजरातियों का अधिकार होते जा रहा है। एक तरफ पूरी संपदा पर गुजरातियों का अधिकार, पूरा देश आज अलग थलग हो रहा है। ये सही नहीं है देश के लिए। तो इसीलिए जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, और हम सब इसको का विरोध करेंगे। और जरूरत होगी तो अपने भाई बंधुवर, अपनी माँ बहनों के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहे। हम डरने वाले नहीं है। राज ठाकरे जी, जितनी हिम्मत है, कभी एक बार आप दिल्ली और आप निकलिए घर से, गीदड़ का खाल ओढ़ करके शेर मत बनिए, समझे। और दूसरों को गाली गलौज देने वाला, दूसरे वर्ग और दूसरे धर्म, मजहब और दूसरे विचारों को रौंदने वाला लोग मजबूत नहीं होता, वो हमेशा गीदड़ होता है। और मैं आप लोगों को समझता हूँ कि कमजोर आदमी ही ऐसी चीजों का सहारा लेता है। मैं आपको मजबूत आदमी नहीं मानता हूँ, कमजोर आदमी मानता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से मराठा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, आप लड़िए। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके लिए किसी को गाली दीजिए, किसी से नफरत कीजिए, किसी को दूर कीजिए, उसको मिटाइए। सही नहीं, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। बिल्कुल इसको मैं इसका प्रतिकार करता हूँ। विरोध मेरा है, मैं विरोध करता हूँ। और मैं बहुत जल्द 2-3 तारीख के बाद मैं महाराष्ट्र आऊँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि 3-4 तारीख के बाद महाराष्ट्र आऊँगा। यदि इस तरह की चीज़ें चलती रही, मैं देख रहा हूँ ये गलत परंपरा लगातार, कभी असम में बिहारियों को गाली देना, जलाना, भगाना, कभी कहीं कभी कहीं, कभी
दिल्ली में, कभी गुजरात में। ये सही परंपरा नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बिहारियों के झोपड़ी को और चीज़ों को रोकने की कोशिश की आती है। तो ये बीजेपी नफरत कितना करती है बिहारी यूपी के लोगों से, ये दिखता है। तो अब हम सबको सजग होना पड़ेगा इन मुद्दों को लेकर। ये हमारी लड़ाई है और हम देश के संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। तीसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी यह है कि बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, जो सही नहीं है। बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लेते हैं और एक तरफ सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार परम सीमा पार कर गए, लूट की प्रवृत्ति लग गई, जितना लूट सकते हो लूटने की पूरी परम चीजें बढ़ गई। मुझे आश्चर्य हुआ, समझ में नहीं आया कि एक सरकार बनने के बाद आखिर लूटने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ी। एक तरफ बुलडोजर जहां पर गरीबों का आशियाना उजाड़ने जाने लगा, माफियागिरी का जब लिस्ट बना, जब मैंने लिस्ट देखा तो उसमें जो सरकार के लोग सियासत में है, सत्ता में है, जो सरकार जिस जाति वर्ग के द्वारा उनको लगता है कि बना है, जबकि सभी जाति एक है, उनके माफियाओं के पास ना तो कोई अकूट संपत्ति है, ना जमीन है। लगभग मैंने 90% यादवों का नाम देखा और उसके बाद कुछ ओबीसी के लोगों का नाम देखा, माइनॉरिटीज का देखा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या यादव ही सारा जमीन? यादव तो सबसे ज्यादा गरीब है सरकार के जाति जनगणना में। तो भैया इस तरह का बिहेव क्यों, इस तरह की चीजें क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि यादव, आप जो यादव अपराधी है बिल्कुल उसको डालिए ही नहीं, उसको मिटा डालिए। मैं सच कहता हूं कि जो यादवों में अपराधी है, लेकिन क्या इसकी संख्या सिर्फ यादवों की है या ओबीसी की है? इतने लोग जो जितने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया एमएलए एमपी बने हुए हैं आपके यहाँ, 82 क्या ये लोग महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस हैं? क्या ये लोग गांधी के सोच वाले लोग हैं जिसने मर्डर के अलावा, लूट के और माफिया के अलावा कुछ नहीं हुआ? तो मैं ऐसे चीज का नफरत करता हूं जो लोग किसी जाति को टारगेट करके, ओबीसी को टारगेट करके इस तरह की माफियागिरी को चिन्हित किया जा रहा है। जो माफिया उसको खत्म करी, मैं दिल से कर रहा हूँ, भगवान साक्षी है। लेकिन ये जितने 82-85 ऐसे एमएलए बने हैं, क्या उसके पास दौलत नहीं है भैया? क्या वो लुटेरा नहीं है? लगातार बिहार में मर्डर पर मर्डर, मर्डर पर मर्डर, मर्डर पर मर्डर। कल समस्तीपुर में हुआ, कल रात में बेगूसराय के एक व्यापारियों का किडनैप कर लिया गया। लगातार हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या। एक तरफ लगातार सीओ, बीडीओ, डीसीएलआर, एडीएम के द्वारा जमीन के मुद्दों पर पूरी माफियागिरी। दूसरी तरफ जिस तरीके से पॉलिटिकल नहीं जातीय हमले हो रहे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, ये बहुत गलत परंपरा होगी। आप बिहार के तरह किसी एक जाति के क्रिमिनल को जो प्रोटेक्ट मिलती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इधर जितने ब्राह्मण समाज के लोगों पर हमला लगातार हो रहा है, भूमिहार समाज के लोगों पर हमला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ओबीसी तो है ही। एक जाति के लोगों को जिस तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्या बिहार में भी इसी तरह की चीजें होगी? बिहार में भी एक वर्ग जाति को टारगेट किया जाएगा? मैं आपसे क्या, बिहार आपको यादवों का वोट आपको 20% नहीं मिला, 30% नहीं मिला, तो फिर यादव से इतना नफरत क्यों? इस तरह की चीजें क्यों? और सारे अपराधी आपके दोस्त क्यों हैं? बलात्कारी भी आपके दोस्त, किडनैपर भी आपके दोस्त, माफियागिरी भी आपके दोस्त। तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि जो लगातार क्राइम हो रहा है, मैं आग्रह करूंगा सरकार और डिप्टी सीएम साहब से, आप क्राइम को रोकिए, उस पर ध्यान दीजिए। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है जंगल राज का, आप लगातार राजनीति करते जा रहे हैं। आपको माफियाओं को जमीन देने के लिए बुलडोजर चलाने के जो आपके तरीके हैं वो गलत है, और वो हम लोग नहीं होने देंगे। हाईकोर्ट भी है, हम लड़ेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरीके से किसी बेटा का किडनैप हो रहा है, बेगूसराय से किसी बच्चों को, सैनिक एक निषाद समाज के बच्चों को गोली मार के छलनी कर दिया गया समस्तीपुर में, इससे बड़ा दुखद हो क्या सकता है? इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार को बचाने की दायित्व और जिम्मेदारी आपने ली है और आपने संकल्प हुए हैं, तो आप किसी एक जाति को टारगेट नहीं करते हुए
जिस जिस जाति के अपराधी हैं सभी जाति को टारगेट कीजिए, उसमें चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी मंत्री संतरी कोई भी लोग हो, उसको आप नहीं बख्शिए। अंत में मैं आग्रह करूंगा कि लगातार एक बात बांग्लादेश से उठ के आ रही है और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बाहर हिंदू पार्टी और बाहर बीजेपी। आज इंदिरा गांधी की याद आती है कि पाकिस्तान को से अलग कर बांग्लादेश को हमारा दोस्त बनाया। इंदिरा गांधी जी आज होती तो आज भारत की ये स्थिति नहीं होती। आज किसी की औकात नहीं होती कि सनातन को मानने वाले लोगों को कोई जला दे, कोई खत्म कर दे। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप हर कीमत पर स्टेपलेस, और बांग्लादेश में जिस तरीके से सनातनियों पर रह के हमले हो रहे हैं उसके लिए आप तो कमजोर और कायर हैं ही। ये देश जान चुका है कि आपको गांधी के विचारों से नफरत है। आप सुभाष चंद्र बोस विरोधी थे, सरदार पटेल इसलिए आपको बैन किया था। आप राष्ट्र के झंडा के विरोधी हैं, आप संविधान की कॉपी जलाए थे, आप इस भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं, शिव, नानक, बुद्ध, कबीर, मोहम्मद, कृष्ण के विचारों के खिलाफ है, राम के विचारों के खिलाफ है। ये सबको पता, लेकिन आज पूरा का पूरा देश नहीं दुनिया सनातन को बचाने के लिए चिल्ला रहा है। पूरा भारत गंभीर चिंता में है। आप अपने दोस्त मित्र और गुजरातियों की संपत्ति और उसको सुरक्षित, उसकी पूरी बांग्लादेश में जिस तरीके से आपने सरकार से मिलकर उसकी संपत्ति बढ़ाने में और उसके उद्योग लगाने में जो आप सहयोग दिए और उसके कौज पर आप भारतीय लोगों को मरवा रहे हैं, ये सही नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हर कीमत पर सेंगर को जेल भेजिए अविलंब, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपने गहरी साजिश की है। जो अंकिता चौधरी का बलात्कार करके मारा गया है या जो नेता लोग छेड़खानी कर रहे थे और वो मार दिए गए, उस पर कार्रवाई करिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की घटना जहां बीजेपी आपकी सरकार है और आपकी सहमति से वहां पर बिहारी और हिंदी पट्टी के लोगों को मारा जा रहा है। आप सरकार इसका का क्या मतलब है? आप निपुंसक है, केंद्र में भी आपका सरकार, महाराष्ट्र में भी आपका सरकार, और दोनों मिलकर हिंदी पट्टी के लोगों को यदि आप मार रहे हैं तो ये सही नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय लोगों को बचाइए। दूसरी तरफ मैं विनती करता हूं कि क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, कोई जाति नहीं होता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मत करिए। उत्तर प्रदेश के तरह अलग थलग बांटने की कोशिश मत करिए। और जो भी लोग अपराधी माफिया हैं, जमीन बालू शराब माफिया, उसकी संपत्ति को लूटिए। और सबको पता है कि शराब माफिया सबसे ज्यादा छपरा में कौन लोग, आप तो उसको आप कुछ कर नहीं रहे हैं। छपरा में जो सबसे ज्यादा शराब माफिया सिवान में, गोपालगंज में किया है, आप उसके साथ नहीं कुछ करेंगे। कौन लोग हैं बालू माफिया, उसके साथ आपके यहाँ एमएलए बने हुए हैं, आपके रालोसपा में एमएलए बने हैं, बीजेपी के साथ जाने के लिए आतुर हैं। आप तो उपेंद्र कुशवाहा को अब तोड़ने में लगे हुए। चलिए, हम तो चाहेंगे कि उपेंद्र भाई, बच्चे अभी भी वक्त है, अभी वो वक्त है, हाथ जोड़ते हैं अपनी पार्टी को या तो जदयू में या फिर जहां अच्छा लगे मिला दीजिए, अन्यथा आपकी पार्टी नहीं बचेगी। आप लिख लीजिए, आप जिस रावण सबको टिकट दिए हैं, जो लोग रावण हैं वो लोग आपको नहीं मानेंगे नेता। ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये आप समझ लीजिए। इसलिए जल्दी से पार्टी का विलय कर लीजिए। बीजेपी किसी को नहीं बख्शेगी। मांझी जी के रिश्तेदार हैं, इसीलिए मांझी जी बचे हुए हैं, तो इसीलिए समय आने पर किसी को नहीं बख्शेगी। मैं चाहूंगा नीतीश कुमार जी समय रहते सजग होइए और बीजेपी को समझने की कोशिश करिए। बिहार को बचाइए। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों को बचाया जा रहा है।